बीए तृतीय वर्ष के दूसरे प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य में आप लोगों का स्वागत है। हिंदी कहानी के विकास के विभिन्न चरणों का विवेचन अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसमें प्रेमचंद युग में प्रेमचंद की कहानियों पर केंद्रित व्याख्यान मैंने प्रस्तुत किया था। आज हम प्रेमचंद कालीन निबंधकारों के बारे में कहानीकारों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम प्रसाद जी की कहानी कला पर कुछ बात किए थे और कहानियों के बारे में। महाकवि जयशंकर प्रसाद मूलतः एक कवि और नाटककार होने के साथ साथ कहानीकार, उपन्यासकार और निबंधकार भी हैं। एक बात उनकी रचनाओं में हर जगह दिखती है, उनका कवि होना। कहानी के संदर्भ में बात करते हुए अगर हम ध्यान दें तो कहानी की भाषा और कविता की भाषा अलग होती है, किंतु कहानी में काव्य का समावेश हमें प्रसाद जी के कहानियों में मिलता है और उनकी कहानियाँ एक तरह से गद्य काव्य के स्तर तक भी पहुँच जाती हैं। लेकिन वहीं उन्होंने मधुआ और गुंडा जैसी कहानियाँ भी लिखी हैं, जो यथार्थवाद के आलोक में लिखी जाने वाली कहानियों के समान है। जहाँ मधुआ प्रेमचंद की कहानी लेखन भाषा कला से मिलती है, वहीं गुंडा पांडेबेचन शर्मा उग्र की कहानी लेखन से मेल खाती है। प्रसाद जी ने लगभग 68 कहानियाँ लिखी, जो इंद्रजाल तथा अन्य का कथा संग्रहों में संग्रहित हैं। उनकी श्रेष्ठ कहानियों में पुरस्कार, आकाशदीप, मधुआ, गुंडा आदि हैं। उन्होंने मन के गहरे पर्त को खोलने वाली कहानियाँ प्रस्तुत की हैं, जिन्हें हम कालांतर में मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन में देखते हैं, जो इलाचंद जोशी और आगे जैसे कहानीकारों में इसका
परिपक्व रूप हमें मिलता है, जहाँ उन्होंने मनोविश्लेषकों के सिद्धांतों का भी सहारा लिया है। किंतु प्रसाद जी ने जो अपनी कहानियों में अपने पात्रों की सूक्ष्म मन स्थिति का जो अंकन और उसके परतों को जो खोलने का काम करते हैं, उसके पीछे उनका गहरा सामाजिक और व्यक्तिगत अनुभव है। पुरस्कार नामक कहानी को ही ले अगर हम, तो इस कहानी में उन्होंने मधुलिका जो अपने पिता सिंहमित्र जो कौशल नरेश के महामात्य थे, उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है और उन्हें जो है पद से हटा दिया जाता है। मधुलिका से भी उसकी जो है सारी संपत्तियां जब्त कर ली जाती है उनकी, और मधुलिका जंगल में कुछ वृक्ष वन पौधों को हटा करके खेती योग्य ज़मीन जो है वो तैयार करती है और वहीं पर वो खेती करती है। उसमें जो खेती लायक ज़मीन है, उस पर खेती करते हुए वह अपने अतीत को लेकर के भावुक हो उठती है। इसी दौरान मगध का निर्वासित राजकुमार अरुण कौशल पर आक्रमण करने के लिए आता है और वो देखता है कि ये जंगल में मधुलिका है, और मधुलिका को देख करके वो अपना आगे का प्लान बनाता है कि हम इसके साथ मिल करके हम इस पर जो है। जब उसको पता चलता है कि मधुलिका देशद्रोह के आरोप में बर्खास्त किए गए, अपदस्थ किए गए महामात्य की पुत्री है और उसकी सारी संपदा राज्य सरकार कौशल नरेश ने जब्त कर लिया है, तो वह उसकी सहानुभूति पाकर उसकी सूचनाओं के आधार पर फिर वो कौशल को जब्त करने का, हस्तगत करने का प्रयास करता है। इसी प्रयास में उससे कुछ रागात्मक लगाव भी मधुलिका से हो जाता है। अचानक वो देखता है तो वहाँ प्रसाद जी ने जो वर्णन किया है वो लगभग कविता की तरह है। वहाँ प्रसाद जी लिखते हैं कहानी में, अरुण ने देखा एक छिन्न माधवी लता वृक्ष के शाखा से च्युत होकर पड़ी थी। कुसुम मुखलित थे और भ्रमर निष्पन्न। अरुण ने अपने अश्व को मौन रहने का संकेत किया। तब तक कोयल बोल उठा, छी, सोए हुए कुमारी के सौंदर्य पर दृष्टिपात करने वाले दृष्ट पुरुष तुम कौन? और मधुलिका जग जाती है। तो मधुलिका से जब वार्तालाप का ये जो टुकड़ा है, इसमें लगभग कवित्व की तरह जो उनकी भाषा हो गई है, काव्य की तरह। इसी तरह से कालांतर में जब कहानी में अरुण बंदी बना लिया जाता है
पहले तो मधुलिका उसको आक्रमण करने के लिए पीछे से रास्ता बताती है कि पीछे से दुर्ग पर चढ़ाई की जा सकती है। वह लगभग दुर्ग को जीतने को होता है, तब तक उसके अंदर राष्ट्र प्रेम और व्यक्ति प्रेम का द्वंद्व पैदा होता है और उसे ख्याल आता है कि जो महामत मेरे पिता पर, सिंहमित्र पर जो देशद्रोह का आरोप लगाया गया है, वो उसको ख़त्म करने के लिए, धुलाने के लिए ये बहुत अच्छा मौका है। और वो जाकर के राजा को बता देती है कि ये मगध का विद्रोही राजकुमार पीछे से किले पर चढ़ाई करने वाला है और राजकुमार को पकड़ लिया जाता है और राज दरबार में पेश किया जाता है। राजा वहाँ पर आज्ञा देता है कि मधुलिका, तुमने मगध को आक्रांता के चंगुल में जाने से बचाया है, इसलिए तुम जो मांगोगी वो तुम्हें दिया जाएगा। और अरुण को प्राणदंड की सज़ा दी जाती है। जब उससे पूछा जाता है, राजा पूछता है, तो मधुलिका कहती है कि मुझे भी प्राणदंड मिले, और कहानी यही ख़त्म कर हो जाती है। तो ये कहानी पहले की कहानियाँ जो प्रेमचंद की हैं, जिसमें प्रेमचंद दो पात्रों का चित्रण करते करते बीच में उत्पन्न होकर के निर्णय देने लगते हैं, वैसी स्थिति नहीं है। कहानी को खुला छोड़ दिया गया है। ये प्रसाद जी की कहानी कला और हिंदी के लिए एक बहुत बिल्कुल नई बात थी। प्रसाद जी की कहानियाँ इसी तरह से प्रश्न पैदा करती हैं, आखिर में पाठक को के ऊपर वो छोड़ देते हैं कि निर्णय तुम करो कि क्या हुआ। प्रसाद जी के प्रभाव में लिखने वालों में राय कृष्णदास की कहानी अंतपुर का आरंभ उदाहरण के रूप में लिया जाता है। प्रेमचंद के समकालीन कहानीकारों में विशंबरनाथ शर्मा कौशिक और सुदर्शन सामाजिक और पारिवारिक विषयों पर कहानियाँ लिखते थे। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक कहानी ताई, सुदर्शन की कहानी हार की जीत अत्यंत प्रसिद्ध हुई। ये आदर्शवादी ढर्रे की कहानियाँ हैं। धन्यवाद। आगे हम प्रेमचंद के उपरांत लिखी जाने वाली कहानियों पर बात करेंगे।